नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीएससी थर्ड ईयर फिज़िक्स की क्लास में, जिसमें हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, आज हम ले रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की संरचना। तो देखिए, सॉलिड की जो संरचना होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल की, उसके बारे में हम बेसिकली बात करें तो दो तरह की स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक है क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल संरचना और दूसरी है अमोर्फस या अक्रिस्टलीय संरचना। तो देखिए, जैसा कि आप इस दोनों डायग्राम से आप देख सकते हैं, फिगर 1 और फिगर 2 से, क्रिस्टलाइन जो संरचना आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें सभी एटम्स एक निश्चित पैटर्न में, निश्चित एरे में वेल अरेंज्ड हैं। मतलब कि किसी पैटर्न में, किसी रूल को फॉलो करते हुए वो एक के बाद एक बिल्कुल व्यवस्थित जमे हुए हैं। लेकिन अमोर्फस जो संरचना है, अमोर्फस जो सॉलिड्स हैं, उनमें क्या है, ये जो पैटर्न है ये कुछ दूरी तक तो फॉलो करते हैं एटम्स, लेकिन इसके बाद ये पैटर्न क्या है, मिसमैनेज्ड हो रहा है। दोनों ही डायग्राम्स, मैंने 2 डायग्राम्स इसीलिए दिए हैं ताकि आप अच्छे से इसको डायग्राम्स के थ्रू समझ सकें। देखिए, फर्स्ट डायग्राम में बहुत अच्छे से एक के बाद एक लाइंस में एटम्स जमे हुए हैं। ये 3 डायमेंशनल व्यू होता है एक्चुअल में, 3 डायमेंशनल एरे कहते हैं हम इसे। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन इसे तीनों डायरेक्शंस में अगर हम जमाते चले जाएं वेल अरेंज्ड, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे जिनमें हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये वेल अरेंज तो होगा लेकिन तीनों डायरेक्शंस में, लेकिन इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट का जो तरीका है वो डिफरेंट क्रिस्टल्स में डिफरेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग क्रिस्टल्स की बात करेंगे। यहाँ ये समझने की बात है कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में क्या डिफरेंस है, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय पदार्थों में क्या अंतर है। तो ठीक है, तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड मटेरियल्स कहते हैं। अर्थात कि इनमें जो ऑर्डर मिलेगा एटम्स का वो क्या मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक, मतलब कि काफ़ी पूरे क्रिस्टल में इसमें अरेंजमेंट मिलेगा एटम्स का। लेकिन अमोर्फस मटेरियल्स कहलाते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड। इसका मतलब इनमें शॉर्ट रेंज तक ही ऑर्डर्ड पैटर्न मिलता है, इसके बाद में जो है पैटर्न जो है वो मिसमैनेज हो जाता है। तो इस तरह से 2 हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों की बात करी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टल की बात हम करेंगे। तो क्रिस्टल कैसे बनता है, उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो पैटर्न है स्पेस में, वो किस तरह से होता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं पहले बेसिस और लैटिस की। बेसिस और लैटिस को मिला के हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो देखिए, स्पेस लैटिसेस क्या होते हैं। स्पेस लैटिस का मतलब क्या हुआ कि वे बिंदु, स्पेस में वे बिंदु जहाँ पर बेसिस को अगर मैं रखूँगी, बेसिस को अगर मैं अरेंज करती चली जाऊँ, जमाते चली जाऊँ, तो मुझे पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा तीनों डायरेक्शंस में। 3 डायमेंशनली हम बात करते हैं क्योंकि कोई भी मटेरियल होता है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनली होता है। तो अगर जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैं बेसिस को रखते चली जाऊँ तो मुझे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो डायग्राम है वो आपको 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर हमें नज़र आएगा, क्योंकि स्क्रीन पे हम 3 डायमेंशनल का व्यू नहीं देख सकते, तो हम 2 डायमेंशनल का व्यू देख रहे हैं। ये हमारा स्पेस लैटिस, फर्स्ट जो है स्पेस लैटिस को शो कर रहा है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में, दैट इज़ A1। जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच की वो A1 है, और वाई एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स की वो A2 है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स बता रहे हैं हमें। यहाँ पर कोई एटम रखा नहीं है अभी हमने, ये सिर्फ वो जगह है, वो पॉइंट्स को डिनोट करता है जहाँ पर मुझे मेरा मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे कोई भी जिनसे मिलके, एंटिटी से मिलके मेरा क्रिस्टल बनेगा, वो एंटिटी मुझे यहाँ पर रखनी है। तो देखिए, बेसिस क्या होता है, बेसिस वो एंटिटी होती है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि उस एंटिटी को रखने पर, स्पेस लैटिस के पॉइंट्स के ऊपर मैं एंटिटी को रखूँगी तो मुझे मेरा क्रिस्टल मिलेगा। तो बेसिस वो एंटिटी है, चाहे वो अकेला एटम हो सकता है, सिंगल एटम की हो सकता है, और चाहे वो मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की बहुत बेसिक एग्जांपल है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो 2 एटम्स मुझे शो हो रहे हैं बेसिस में,
ये हो सकते हैं Na और Cl आयंस। Na और Cl का मॉलिक्यूल हो सकता है NaCl। NaCl आयन मिलके क्या बनाते हैं, NaCl का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों NaCl के एक अणु को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब मैं इस एंटिटी को एज इट इज़, मतलब कि जिस बॉन्ड लेंथ से जुड़े हुए हैं, जितना इनकी आबंध की लंबाई है, जिस एंगल पे ये हैं, सेम वैसा का वैसा उठाकर मैं इन लैटिस पॉइंट्स के ऊपर पुट कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो जो थर्ड इक्वल टू क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है। इसी तरह सेकंड डायग्राम में दो आपको बेयर नज़र आ रहे हैं, एक रेड बेयर एंड एक वन ग्रीन बेयर। इनको हमने रखा लैटिस पॉइंट्स के ऊपर। ये जो सेकंड है वो मेरा लैटिस पॉइंट बता रहा है। लैटिस पॉइंट्स के ऊपर रखा मैंने, तो देखिए मुझे एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल गया, मुझे एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो जो एंटिटी को हम रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड बेसिस, और जिन पॉइंट्स के ऊपर हम रखते हैं दैट आर कॉल्ड लैटिस, और इनके परिणाम स्वरूप मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे मेरा क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्रिस्टल में क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब देखिए यूनिट सेल क्या होती है। एन एरे, लैटिस क्या होता है, एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिपीटिंग पीरियोडिकली। ठीक है, अभी हमने देखा कि लैटिस क्या है, पॉइंट्स का एरे है तीनों डायमेंशंस में, जिसे हम रिपीट करते जाते हैं पीरियोडिकली, और वहाँ पर हम अगर हम बेसिस को पुट करते हैं तो हमें हमारा क्रिस्टल मिलता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एसेंशियल पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टल इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। तो रेगुलर अरेंजमेंट है जिसे ऑफ द एसेंशियल पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स से मिलकर या जिन एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर क्रिस्टल मेरा बना है, उन पार्टिकल्स को मैं लैटिस पे रखती हूँ, तो उसका रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है वो तीनों डायमेंशनल में, तीनों डायमेंशंस में, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब देखिए नीचे जो फर्स्ट डायग्राम है लेफ्ट साइड का, उसमें बता रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। तो ये जो ओवरऑल है ये मेरा क्या है, क्रिस्टल है। यहाँ पर जो पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं पर्पल एंड ब्राउन, दैट आर लैटिस पॉइंट्स। और ये जो एक हाईलाइट कर रखा है इन्होंने, ये है मेरा यूनिट सेल। ये क्या है, यूनिट सेल है। इसे यूनिट सेल क्यों कहते हैं, देखिए यूनिट सेल का मतलब हो गया एकक कोशिका। यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका, जिसका रिपीटेशन अगर मैं स्पेस में करते जाती हूँ तीनों डायमेंशंस में, तो मुझे पूरा क्रिस्टल का आउटर जो स्ट्रक्चर है वो मुझे मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे कैसे प्राप्त होगा कि यूनिट सेल का तीनों डायमेंशंस में मैं रिपीटेशन करती जाऊंगी, बार बार उसको हर एक डायरेक्शन में जमाती जाऊंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पर एक यूनिट सेल को दिखा रखा है, एक्स डायरेक्शन में जो दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज़ ए वेक्टर, वाई डायरेक्शन में बी वेक्टर एंड जेड डायरेक्शन में सी वेक्टर है। इन्हें हम लैटिस वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस वेक्टर्स भी कहते हैं। वाई डायरेक्शन के सामने जो एंगल होगा दोनों लैटिस वेक्टर्स के बीच का दैट इज़ बीटा। इसी तरह से एक्स डायरेक्शन के सामने वाला एंगल अल्फ़ा होगा। इसी तरह से जेड डायरेक्शन के सामने वाला एंगल गामा होगा। ये किसके बीच में है, दो लैटिस वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब ज़रूरी नहीं है कि तीनों जो लैटिस वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हो, मतलब कि एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग ही हो सकता है कि इनके एंगल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। ये जो 6 पैरामीटर्स मुझे मिले हैं, लैटिस वेक्टर्स एंड लैटिस एंगल्स, ये 6 वेक्टर डिसाइड करते हैं कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। देखिए क्रिस्टल तो बन चुका है, मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट तो है, लेकिन किस एंगल पे कौन सा एटम रखा है, किस एंगल कितनी दूरी पर दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये सब डिसाइड करता है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्रिमिटिव सेल क्या होती है। देखिए एक हमने यूनिट सेल की बात करी है, एक हम प्रिमिटिव सेल की अब बात करते हैं। तो इन जनरल ए प्रिमिटिव सेल इज डिटरमाइंड बाय द पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय द प्रिमिटिव वेक्टर्स A1, A2 एंड A3 सच दैट देयर इज नो सेल ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम। तो ये जो प्रिमिटिव सेल से हम हिंदी में अभाज्य कोशिका कहते हैं। देखिए नाम से ही जाहिर है, अभाज्य मतलब हो गया जिसे फर्दर हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये
क्रिस्टल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम की कोशिका होती है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो न्यूनतम है क्रिस्टल में। इससे ज़्यादा क्रिस्टल में अगेन हम कोई तोड़ नहीं सकते हैं उसे किसी भी सेल के अंदर। तो ये सबसे मिनिमम वॉल्यूम की सेल होती है। इसके जो वेक्टर्स इसको जो डिनोट करते हैं उनको हम प्रिमिटिव वेक्टर्स कहते हैं। A1, A2 एंड A3 हमने माना। A1 एक्स डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में, A2 वाई डायरेक्शन में एंड A3 जेड डायरेक्शन में। और ये क्या होती है, इट्स ऑल्सो ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है। जिस तरह ईंटों से मिलकर घर बनता है, दीवार बनती है, उसी तरह से प्रिमिटिव सेल को जब हम रिपीटेशन करते हैं 3 डायमेंशन में तो हमें क्रिस्टल फॉर्मेशन मिलता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल भी हम इसे कहते हैं, कैन बी रिपीटेड टू फिल स्पेस बाय पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ इट थ्रू द ट्रांसलेशन वेक्टर। तो देखिए हमने एक ट्रांसलेशन वेक्टर टी डिफाइन किया है। टी इक्वल्स टू n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3। ये एक वेक्टर है जिसे हमने a1 a2 a3 जो वेक्टर इसके प्रिमिटिव सेल के वेक्टर हैं, इनकी फॉर्म में, इनके टर्म्स में हमने लिखा है, जहाँ पर n1 n2 n3 क्या हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। n1 n2 n3 क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एक और वेक्टर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब मैं a1 a2 a3 के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा वेक्टर बना रही हूँ कि जिससे मैं एटम से किसी एटम को लेती हूँ मैं यहाँ पर, अगर उससे t डिस्टेंस पे, t वेक्टर की डायरेक्शन में और इस दूरी पर अगर मैं दूसरा पॉइंट लूँगी, है ना, और फिर मैं क्या करूँगी, अगेन हर एक एटम से t डिस्टेंस में मैं पॉइंट्स लेती जाऊँगी और मेरी प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा। इस तरह से मुझे पूरा क्रिस्टल मैं बना सकती हूँ। तो देखिए जो प्रिमिटिव सेल है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है A1 डॉट A2 क्रॉस A3। किसी भी क्रिस्टल में प्रिमिटिव सेल का जो वॉल्यूम है वो होता है A1 डॉट A2 क्रॉस A3। तो ये जो है, अगर हमें किसी भी क्रिस्टल के लिए प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, पहले उसके प्रिमिटिव वेक्टर्स फाइंड आउट करूँगी एंड देन आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिमिटिव सेल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द विग्नर-सीट्ज मेथड। तो हाउ कैन वी फॉर्म ए प्रिमिटिव सेल, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए प्रिमिटिव सेल। हम प्रिमिटिव सेल कैसे बना सकते हैं, हमें कैसे प्राप्त होती है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है। देखिए जैसे यहाँ पर डिनोट कर रखा है दिस एटम, ये जो एटम है इससे हमें इसको सेंटर मानते हुए प्रिमिटिव सेल का निर्माण करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके जो सबसे नियरेस्ट नेबर एटम्स हैं पहले मैं इसको उनसे मिला दूँगी। ओके, देन मैं क्या करूँगी, वो जो डिस्टेंस है उसके हाफ पे यहाँ पर कट करूँगी। यहाँ पर कट किया हुआ है, ये डिस्टेंस है, इसका हाफ लिया और हाफ पे कट किया। इसी तरह से ये डिस्टेंस ली, इसका हाफ पे कट किया। इसी तरह ये डिस्टेंस ली, इसका हाफ पे कट किया। इसी तरह से सभी के हाफ पे कट करूँगी। इस तरह से इनको मिलाने के बाद जो पैरेललोपाइड मुझे प्राप्त होगा वही क्या होगी, हमारी प्रिमिटिव सेल होगी। और ये जो मेथड था ये विग्नर-सीट्ज ने दिया था, इसलिए इसे विग्नर-सीट्ज सेल भी कहते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो सकती है, यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो सकती है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि प्रिमिटिव सेल हमेशा ही, थोड़ा रिवर्स बोल दिया मैंने, प्रिमिटिव सेल हमेशा यूनिट सेल होगी, प्रिमिटिव सेल हमेशा यूनिट सेल होगी, लेकिन आवश्यक नहीं कि यूनिट सेल हमेशा ही प्रिमिटिव सेल हो। देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रिमिटिव सेल जो है, यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से प्रिमिटिव सेल में हमेशा एक लैटिस पॉइंट ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिमिटिव सेल के और टुकड़े नहीं हो सकते, वो सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम की सेल होती है और इसके अंदर एवरेज एक लैटिस पॉइंट होता है। हमें दिख रहा है यहाँ से, बाकी लैटिस पॉइंट्स की डिस्टेंस का आधा कर दिया तो वो बाहर हो गए हैं। तो ये जो पैरेललोपाइड है इसमें केवल एक लैटिस पॉइंट है, लेकिन यूनिट सेल में एक से अधिक लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं। इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि यूनिट सेल हमेशा ही प्रिमिटिव हो, लेकिन प्रिमिटिव सेल हमेशा यूनिट सेल होती है।
ठीक है। तो प्रिमिटिव सेल तो हमेशा ही यूनिट सेल है, इकाई कोशिका है कि उसके रिपीटेशन से हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं एकक कोशिकाएं की विमाएँ ज्ञात हों, जैसे ABC जो लैटिस वेक्टर्स हैं, जो लैटिस सदिश जालक सदिश हैं, वो अगर हमें ज्ञात हो तो क्रिस्टल का घनत्व हमें मिल सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कस करना, क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जो घनत्व है रो, उसकी वैल्यू हम देंगे एकक कोशिका में कणों का द्रव्यमान अपॉन एकक कोशिका का आयतन, क्योंकि जब मास का द्रव्यमान घनत्व जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो एकक कोशिका में टोटल कणों का द्रव्यमान कितना है, क्योंकि एकक कोशिका खुद का द्रव्यमान किससे होगा, क्योंकि उसमें जो एटम मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल्स हैं उनके द्रव्यमान से ही उसका द्रव्यमान होगा, अपॉन एकक कोशिका का आयतन। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें नीचे एटम्स का आयतन नहीं लेना है, हमें किसका आयतन लेना है, एकक कोशिका का, क्योंकि हम जो घनत्व निकाल रहे हैं वो एकक कोशिका का निकाल रहे हैं। तो देखिए, रो इक्वल्स टू एकक कोशिका में कणों का द्रव्यमान, हमने माना कि एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और टोटल n कण एकक कोशिका में है, तो टोटल द्रव्यमान हो गया m इंटू n, और एकक कोशिका का आयतन हो गया कैपिटल V। तो रो इक्वल्स टू यहाँ पर जो V है वो क्या है, Na अपॉन Ma, एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट। अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिकुलर वेट। तो एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक वेट क्या होता है, आयतन होता है। तो जहाँ एकक कोशिका में कणों की संख्या स्मॉल n हो गई, एक कण का द्रव्यमान m है, अणु भार Ma है, एकक कोशिका का आयतन V और एवोगैड्रो संख्या Na है। तो ये हमारा रो का फॉर्मूला आ गया। तो ये आप न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल लैटिसेस एंड देयर स्पेसिफिकेशंस। अब देखिए, जो ब्रेवियस लैटिस है, इन्हें हम ब्रेवियस लैटिस भी कहते हैं। ये कितने तरह के होते हैं और इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है। फर्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिक की। देखिए, इसमें तो कुछ थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्यूबिक की। क्यूबिक जो लैटिस है हमारा, क्यूबिक लैटिस में नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस 3 होते हैं। नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस 3 होते हैं, और इसमें जो लैटिसेस हैं वो किस तरह के होंगे, प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है और फेस सेंटर्ड हो सकता है। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव तो सभी में होगा, बिकॉज प्रिमिटिव कौन सा है, अभाज्य है। मतलब कि अगर अभाज्य का मतलब हो गया अभाज्य कोशिका सब में होगी, तो अभाज्य लैटिस तो सब में मिलेगा, हमें सबके लिए ओके होगा। लेकिन बाकी जो बेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो देखिए, 7 जो हैं वो 7 टाइप के ब्रेवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। फर्स्ट वन क्यूबिक, देन टेट्रागोनल, देन ऑर्थोरोम्बिक, देन ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इस तरह से इसमें जो कंडीशंस हैं A1, A2, A3, मतलब कि लैटिस वेक्टर हो गए और अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स हो गए। तो वो जो लैटिस वेक्टर और एंगल हैं, ये डिसाइड करेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और कौन कौन से ब्रेवियस लैटिसेस बनाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद करना है, ध्यान रखना है, और आगे हम अगले लेक्चर में इन सब के बारे में अलग से एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू।